हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के लिए। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया था, जैव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत एवं प्रक्रम में, ठीक है, जितने भी इसके टूल्स हैं अर्थात जो भी साधन हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, जैसे पीसीआर क्या होता है, डीएनए लाइगेज क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, जो जैव प्रौद्योगिकी का पूरी प्रक्रिया है, ठीक है, अर्थात रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे की जाती है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटली एक साथ आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग बायो रिएक्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या किया जाता है, जो सूक्ष्म जीव हैं उनका संवर्धन किया जाता है औद्योगिक उत्पादों को प्राप्त करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी की प्रक्रिया या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में अर्थात सूक्ष्म जीव से किसी औद्योगिक उत्पाद को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से प्रक्रियाएं की जाती हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ठीक है कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप्स होता है क्या, पहला स्टेप क्या होता है, वांछित जीन प्राप्त करना। क्या होता है, वांछित जीन प्राप्त करना। पहला स्टेप क्या है, वांछित जीन प्राप्त करना। ठीक है, देखिए वांछित जीन का मतलब ये है, हम जिस जीन का कोई भी उत्पाद, ठीक है, या कोई प्रोटीन बनाना चाहते हैं, उसी जीन को क्या कहते हैं, वांछित जीन कहते हैं। तो मान लीजिए यह मनुष्य का जीन हो सकता है, या किसी पौधे का जीन हो सकता है, या किसी जीवाणु का या किसी कवक का, ठीक है, जीन हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस कोशिका से, उस जीव से क्या करते हैं, उस जीन को या उस डीएनए को क्या करते हैं, निकालते हैं। क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो जीन होता है, आप लोग जानते हैं क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए का खंड होता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे वांछित जीन को प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, ये होती है कोशिका, मान लीजिए कोई भी कोशिका है और जीवाणु कोशिका है, या किसी जंतु की कोशिका मान लीजिए, या किसी पौधे की कोशिका है, तो इसके पास यहाँ पे होता है केंद्रक। यह क्या है, केंद्रक है। अगर यह किसी जंतु और पौधे की कोशिका है तो, और इसी केंद्रक के अंदर ऐसे यहाँ पे डीएनए होता है। ठीक है, ये यहाँ पे है डीएनए। तो हमें कोशिका से डीएनए निकालना है और डीएनए से फिर क्या करना है, जीन को निकालना है। ठीक है, वांछित जीन को प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए अब इस डीएनए को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो कोशिका कला है या इसके बाहर कोशिका भित्ति है या केंद्रक कला है, इसको तोड़ना पड़ेगा, और तब क्या होगा, डीएनए बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, जब इस कला को, इस झिल्ली को तोड़ देंगे तो डीएनए बाहर आ जाएगा। तो अब कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो जैसे मान लीजिए जीवाणु है, क्या है, जीवाणु है कोई, तो जीवाणु की कोशिका कला को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, विशेष प्रकार के एंजाइम लाइसोजाइम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा, लाइसोजाइम का प्रयोग किया जाएगा। लाइसोजाइम यह एंजाइम है जो क्या करेगा, जीवाणु की कोशिका कला को, केंद्रक कला को तोड़ देगा, जिससे डीएनए क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जीवाणु से डीएनए निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइसोजाइम एंजाइम से जीवाणु को ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, जीवाणु है उस पर क्या डाल देंगे, ये एंजाइम लाइसोजाइम डाल देंगे टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो डीएनए बाहर आ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई पौधे की कोशिका है या पादप कोशिका है, ठीक है, पौधा मतलब पादप, तो इसका जो कोशिका भित्ति होता है वह सेलुलोज, ठीक है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो यहाँ पे पौधे से डीएनए को निकालने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं, सेलुलेज। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेलुलेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या करने के लिए, पौधे की कोशिका से इसको नष्ट करने के लिए और डीएनए को बाहर निकालने के लिए। ठीक है,
अगर मान लीजिए कि किसकी कोशिका है, कवक की कोशिका है, किसकी कोशिका है, कवक की कोशिका है, ठीक है। तो कवक की कोशिका जो होती है उसकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन से। तो कवक से डीएनए निकालना होता है तो काइटिन, काइटिनेज, किस एंजाइम से ट्रीट करेंगे, काइटिनेज, लास्ट में एज लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में। तो काइटिनेज एंजाइम से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की कोशिका से डीएनए निकालने के लिए क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम से क्या करते हैं, इसकी कोशिका भित्ति और कोशिका कला को क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं या तोड़ देते हैं, जिससे डीएनए क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो मान लीजिए इस तरह से टेस्ट ट्यूब में आपने सारा विलयन लिया है, ठीक है, कोशिका है और इसमें आपने एंजाइम डाल दिया, तो क्या होगा, जो डीएनए है वह बाहर आ जाएगा, कोशिका भित्ति कोशिका कला नष्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इसमें डाला जाता है, क्या ऐड किया जाता है, चिल्ड इथेनॉल, या आप कह सकते हैं ठंडा इथेनॉल, अर्थात एथिल एल्कोहल। क्या डाला जाएगा, इथेनॉल या एथिल एल्कोहल डाला जाएगा। तो जब इसमें क्या होता है, एथिल एल्कोहल डाला जाता है तो डीएनए का क्या होता है, सफेद अवक्षेप ऊपर आ जाता है, डीएनए क्या होता है, अवक्षेपित हो जाता है, ठीक है। क्या हो गया, डीएनए का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से क्या करते हैं, डीएनए प्राप्त हो जाता है, हमें किसी भी कोशिका से डीएनए मिल गया, हमने प्राप्त कर लिया। देखिए अभी हमें बहुत बड़े बड़े डीएनए मिले हैं, अब हमें दूसरे स्टेप में क्या करना है, अभी क्या करना है कि उस डीएनए के किसी एक जीन को प्राप्त करना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक बड़ा सा डीएनए है और हम क्या करेंगे, हमें इसके बीच का जो जीन है वह चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रतिबंधन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज सेकेंड के द्वारा क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एंजाइम प्रयोग किया है PST1, ठीक है, कौन सा एंजाइम, PST फर्स्ट। तो PST फर्स्ट से जब इसको काटा गया तो ये एंजाइम ने डीएनए को यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, जिससे हमें क्या मिल जाता है, एक वांछित जीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, वांछित जीन मिल जाता है, ठीक है। यही जीन हमको चाहिए था, ठीक है, और ये जीन हमने यहाँ से क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया, ठीक है। इस डीएनए से हमने क्या किया, ये जीन प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, पहला स्टेप प्रयोग किया जाता है, वांछित जीन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कोशिका से डीएनए निकाला गया, डीएनए को किससे ट्रीट किया गया, पीएसटी या प्रतिबंधन एंजाइम से, एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट किया गया, जिससे क्या हो गया, वहाँ पे डीएनए के छोटे छोटे खंड हो जाते हैं और हमें क्या मिल जाता है, जीन प्राप्त हो जाता है, डीएनए प्राप्त हो जाता है, ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया। अब देखिए, क्योंकि जब हमको एक जीन प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, जीन प्राप्त हो गया, ये हमारे पास डीएनए है या जीन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आगे इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जीन्स मिल जाएं, सैंपल मिल जाए डीएनए के, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कौन सा तकनीक अप्लाई करते हैं, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिससे क्या होता है, एक डीएनए के, एक जीन के बहुत सारी कॉपियाँ क्या करते हैं, हम बना लेते हैं, ठीक है, और फिर अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो क्या किया गया, यहाँ पे PCR टेक्निक के द्वारा क्या बनाया गया, बहुत सारी जीन्स बना ली जाती हैं, कॉपियाँ बना ली जाती हैं, ठीक है फ्रेंड, समझ में आया। तो ये पहला स्टेप होता है वांछित जीन प्राप्त करना। क्या किया गया, वांछित जीन को प्राप्त कर लिया गया। PCR आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, जिससे में क्या करते हैं, टैग पॉलीमरेज की सहायता से पॉलीमराइजेशन किया जाता है और आधे घंटे में ही या 30 साइकिल में ही क्या किया जाता है, लगभग 1 बिलियन डीएनए या जीन प्राप्त हो जाता है, ठीक है, कॉपियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो ये पहला स्टेप था, वांछित जीन प्राप्त करना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है, समझ में आ गया फ्रेंड्स ना, कैसे डीएनए निकालेंगे, कैसे जीन निकालते हैं। तो अब आगे दूसरे स्टेप की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, सेकेंड स्टेप,
ठीक है, सेकेंड स्टेप है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, वेक्टर से या वाहक से जीन को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, वाहक से जीन को जोड़ते हैं, ठीक है। वेक्टर को वाहक कहते हैं, वेक्टर से जीन को जोड़ना, ठीक है। क्या करते हैं, वाहक में या वेक्टर में जीन को जोड़ते हैं, क्योंकि वाहक ही क्या करेगा, इसको ले जा करके कोशिका में प्रवेश करेगा, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर है ना, क्लोनिंग वेक्टर से क्या करते हैं, जीन को जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर के साथ जीन को जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, देखिए ये है एक वेक्टर है PBr322, ठीक है, इसके बारे में बता दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो PBr322 वेक्टर होता है, ठीक है, इसके पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। एक होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और दूसरा होता है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। ये रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डीएनए का पार्ट है, जो जीन है, यह क्या होता है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन होता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है वो क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन होता है, ठीक है, इसी के बीच में एक कटिंग साइट होता है प्रतिबंधन एंजाइम का, PST1 का। किसका, PST1, ठीक है। देखो PST1 कहाँ से लिया गया है, P फॉर प्रोविडेंसिया, ST फॉर स्टर्टी, ठीक है। प्रोविडेंसिया स्टर्टी से ये एंजाइम निकाला जाता है PST1, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक कटिंग साइट है, ठीक है, और यह क्या है, एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, PST1 एंजाइम से क्या करते हैं, इस वेक्टर को ट्रीट कर देते हैं, ठीक है। इस पे एंजाइम डाला गया, कौन सा, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज PST1। तो जब यहाँ पे एंजाइम को ट्रीट किया गया, ठीक है, तो ये क्या करता है, वेक्टर को यहाँ से काट देता है। क्या करेगा, वेक्टर को काट देगा। तो ये देखिए वेक्टर ऐसे कट जाता है, क्या हो गया, वेक्टर ऐसे कट गया। अब जब वेक्टर कट गया यहाँ पे, तो इसी वेक्टर के साथ बहुत सारे वेक्टर रहेंगे, वेक्टर के साथ हम क्या करेंगे, वांछित जीन को और वेक्टर को एक टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वेक्टर को और जीन को दोनों को एक साथ क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ऐसे टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, इस जीन को भी डाल दिया और इस वेक्टर को भी यहाँ पे डाल दिया इसमें, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एंजाइम हम लोग डाल देते हैं इसमें, DNA लाइगेज। कौन सा एंजाइम, DNA लाइगेज, DNA लाइगेज। और आप लोगों को बताया गया है कि DNA लाइगेज क्या करता है, ठीक है। तो इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, देखिए जीन भी है और ये वेक्टर भी है, दोनों को क्या किया गया, डाल करके और DNA लाइगेज एंजाइम उसमें डाल दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो अब क्या होगा, जो DNA लाइगेज एंजाइम है यह क्या करता है, DNA को आपस में जोड़ता है, लाइगेशन करता है, ठीक है। तो यह क्या करेगा, देखिए दो पॉसिबिलिटी है, ये खुद इस DNA को इसी DNA के साथ ऐसे जोड़ देगा, तो क्या मिलेगा, एक सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर, सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर मिलेगा, ठीक है, सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर। और क्या हो सकता है, ये जीन को क्या कर सकता है, इस DNA के साथ क्या कर देगा, जोड़ देगा, ठीक है। तो ये कैसा है, ये जो DNA बन जाएगा इसको रिकॉम्बिनेंट DNA बोला जाएगा। क्यों, क्या बोला जाएगा, rDNA या रिकॉम्बिनेंट DNA। क्यों rDNA बोला जाएगा, क्योंकि इसमें देखो दो अलग अलग DNA हो जाते हैं, एक हमने वांछित जीन प्राप्त किया किसी दूसरी कोशिका से और ये वेक्टर का DNA है, वेक्टर है, तो दो DNA हो गए इसमें, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिकॉम्बिनेंट DNA या rDNA बोला जाता है, या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद हमने क्या किया, वेक्टर से जीन को जोड़ दिया। तीसरे स्टेप में देखिए क्या किया जाता है, नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है, ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट DNA है, क्या है, रिकॉम्बिनेंट DNA, रिकॉम्बिनेंट DNA को मीन्स rDNA को
पोषद कोशिका में प्रवेश कराना। कहाँ पे? पोषद कोशिका में प्रवेश कराना, पोषद कोशिका में प्रवेश कराएंगे। ठीक है, कैसे प्रवेश कराया जाता है? तो प्रवेश कराने के लिए बहुत सारी विधियां बताई गई हैं, जैसे जीन गन मेथड है। मैं कुछ मेथड का नाम लिख देता हूं यहाँ पे। जीन गन मेथड, ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन, उष्मीय झटका। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी विधियां क्या की गई हैं आप लोगों को, ठीक है, बताई गई हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी उपयुक्त विधि है इसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, जो भी हमारी पोषद कोशिका है या जीवाणु कोशिका है उसमें हम क्या करते हैं, वेक्टर का या आरडीएनए का क्या कराते हैं, प्रवेश कराते हैं। ठीक है, तो जब हम देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो वेक्टर मिले हैं, देखिए सेल्फ लाइगेटेड भी है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी है। ठीक है, सभी इसमें है, मिक्स हैं। तो अब जब हम इसको क्या करेंगे, कोशिका में प्रवेश कराएंगे, तो देखिए क्या होगा कि कुछ कोशिकाएं ऐसी मिलेंगी। ये पोषद कोशिका है, कैसे है, पोषद कोशिका है, पोषद कोशिका अर्थात होस्ट सेल है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? तो पोषद कोशिका है, कोई जीवाणु है। अब इसमें क्या किया गया, बहुत सारे जीवाणु हैं, इसमें ये वेक्टर को क्या किया गया, प्रवेश कराया गया। ठीक है, किसी भी मेथड के थ्रू, जीन गन, माइक्रो इंजेक्शन, उष्मीय झटका, ठीक है, जो भी मेथड उपयुक्त है उसके द्वारा क्या किया गया, प्रवेश कराया गया। तो जब प्रवेश कराया गया तो देखिए यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हैं। हो सकता है 3 तरह की कोशिकाएं मिलेंगी, कि कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिसमें वेक्टर, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रवेश ही ना करे। ठीक है, होगा। दूसरा ये है कि जिसमें सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर प्रवेश किया हो, क्या हो, सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर प्रवेश किया हो। ठीक है, ये वाला, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है, जो रेड कलर का यहाँ पे दिख रहा है। तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि क्या हो, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वह क्या होगा, इसमें प्रवेश किया हो। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की कोशिकाएं क्या होती हैं, मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में? तो देखिए जो दोनों कोशिकाएं जिसमें वेक्टर गया है, इन दोनों कोशिकाओं को बोला जाएगा रूपांतरित कोशिका, ट्रांसफॉर्म्ड सेल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है, ये कैसी सेल्स हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं ये दोनों, क्योंकि इन दोनों में क्या गया है, जो आर वेक्टर है, ठीक है, वो क्या है, प्रवेश कर गया है, इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों कोशिकाओं को क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। और ये कैसी सेल्स है, अनट्रांसफॉर्म्ड है या नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए, अब हमें ऐसी कोशिका को यहाँ से चुनना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स है इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, इसका रूपांतरण, चयन कैसे किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है रूपांतरित कोशिका, रूपांतरित कोशिका का चयन या सिलेक्शन। कैसे हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं, कैसे पता करेंगे। सभी जीवाणु क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो जीवाणु होता है उसको कहाँ पे ग्रो कराया जाता है, अगार प्लेट पे। कहाँ पे, अगार प्लेट पे जीवाणुओं का संवर्धन किया जाता है या उनका ग्रोथ कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये अगार प्लेट है, क्या है, अगार प्लेट है। अब यहाँ पे देखना है कि कैसे हम रूपांतरित कोशिका का चयन करने वाले हैं। तो अगार प्लेट पे जीवाणु क्या कर रहे हैं, ये सभी जीवाणु रखे गए हैं जो वृद्धि कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कितने समूह हैं अगार प्लेट पे, 5 समूह। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको, पहला समूह, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कॉलोनी। ठीक है, कितनी कॉलोनियां हैं, 5 कॉलोनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस अगार प्लेट पे हमने कौन सा एंजाइम डाल दिया, ठीक है, कौन सा, प्रतिजैविक, ये क्या है, प्रतिजैविक है, टेट्रासाइक्लिन। इसमें क्या कर दिया गया, टेट्रासाइक्लिन डाल दिया गया। क्या डाला गया, टेट्रासाइक्लिन डाल दिया गया। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, जिस कोशिका के पास
ये वेक्टर नहीं होगा, इसके पास ये वाला जीन नहीं होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं होगा, क्योंकि यह क्या करेगा, टेट्रासाइक्लिन के विरुद्ध क्या करेगा, जीवाणु को जीवित रखने के लिए क्षमता देगा, ठीक है, उसके विरुद्ध काम करेगा। लेकिन जिसके पास ये वेक्टर है वह क्या करेगा, इसके पास ये क्षमता होगी, जिसके पास ये वेक्टर नहीं है उसके पास क्षमता नहीं होगी लड़ने की टेट्रासाइक्लिन से। ये प्रतिजैविक है जो क्या करते हैं, जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। टेट्रासाइक्लिन एक प्रतिजैविक है जो जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो जिसके पास इससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए जीन होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होगा, वह जीवाणु क्या करेगा, जीवित रहेगा टेट्रासाइक्लिन के माध्यम में, और जिसके पास ये वेक्टर या जीन नहीं होगा वह क्या होगा, मृत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मान लीजिए जब हमने टेट्रासाइक्लिन से ट्रीट किया तो ये कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी, केवल ये 2 प्रकार की कोशिकाएं क्या होंगी, यहाँ पे वृद्धि कर रही हैं। ठीक है, कौन सा, जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं। अब इसमें से हमको सेलेक्ट करना ये है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला जो कोशिका है वह कौन सी कोशिका होगी, क्योंकि हमको इसी जीन का, ठीक है, ये जो जीन है इसी का उत्पाद प्राप्त करना है, उसी का प्रोडक्ट बनाना है। ये तो सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर, इसमें हमारा जीन नहीं है, तो हमें ये कोशिका आगे चल के प्राप्त करनी है या चयन करना है। ठीक है, पहले तो हमने इस कोशिका को क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया। जैसे ही टेट्रासाइक्लिन मिलाया ये नष्ट हो गई, केवल ये दोनों यहाँ पे ग्रो कर रही हैं, वृद्धि कर रही हैं। ठीक है, अब इस दोनों में से हम इसका चुनाव कैसे करेंगे, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली कोशिका का चुनाव कैसे करेंगे, जरा देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे आगे एक प्रोसेस किया जाता है रेप्लिका प्लेटिंग। क्या करते हैं, रेप्लिका प्लेटिंग। जैसे आप लोग अपने बॉडी पे क्या करते हैं, टैटू छापते हैं, टैटू बनवाते हैं, छपवाते हैं स्टिकर के थ्रू। ठीक है, जैसे हाथ में आपके कलर लगा हो, आप ऐसे हाथ इस पे रख दीजिए, इस पे भी क्या होगा, हाथ छप जाएगा। ठीक है, उसी तरह से तो क्या किया जाता है कि 2 प्लेट ली जाती हैं। एक प्लेट तो ये है ही, एक और प्लेट ली जाएगी। किसकी प्लेट, अगार की प्लेट ली जाएगी। ठीक है, अगार प्लेट। तो क्या किया जाएगा, इसी प्लेट पे, ठीक है, ये प्लेट है, ठीक है, समझ में आया। तो इसी प्लेट पे क्या करेंगे, ऐसे दूसरी प्लेट रख दिया गया। क्या किया गया, ऐसे दूसरा प्लेट रख दिया गया, और फिर क्या करेंगे, ऐसे सीधा कर लीजिए आप। ठीक है, ऐसे प्लेट के ऊपर ऐसे रखा गया आकार प्लेट को, न्यू प्लेट को फिर ऐसे कर दिया गया। तो क्या हो जाएगा, उसकी एक छाप बन जाएगी, जिसमें क्या होगा, जो जीवाणु यहाँ पर थे उस प्लेट पर भी आ जाएंगे। तो मान लीजिए ये प्लेट ये वाली है, पहली वाली, और ये सेकेंड प्लेट है, ये पहले नंबर की ये जो प्लेट है यहाँ पे है, और ये दूसरी न्यू वाली प्लेट है। ठीक है ना, अगार की। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसका छाप लेंगे तो क्या होगा, कौन सा नंबर कहाँ पे आएगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे कौन सा नंबर कहाँ पे आएगा। देखिए 2 वाला यहाँ पे आएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। समझ गए ना। तो क्या होगा, जब हम इसका ऐसे छाप लेंगे, ठीक है, ऐसे, तो क्या होगा, ये नंबरिंग उल्टा हो जाएगी। ठीक है, दिख रहा है, समझ में आया। तो अब यहाँ पे देखिए, अब क्या करना है आगे, तो ये जो दूसरा छाप लिया गया है, ठीक है, इस वाले प्लेट में क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन तो पहले से मिलाया गया है, एम्पीसिलिन भी मिला दिया जाएगा। तो टेट्रासाइक्लिन प्लस एम्पीसिलिन इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या ऐड किया जाएगा, एम्पीसिलिन भी ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब क्या होता है, वेक्टर को ट्रीट किया गया पीएसटी फर्स्ट एंजाइम से, तो इसका एम्पीसिलिन का जीन क्या हो गया था, यहाँ पे नष्ट हो गया था। ठीक है, खत्म हो गया था। तो जब यहाँ पे एम्पीसिलिन का जीन नष्ट हो गया था तो उसी स्थान पे ये हमारा डीएनए जुड़ा है। इसका मतलब ये है कि इसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है। टेट्रासाइक्लिन वाला तो है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जीन इंसर्ट नहीं कराया गया है। कहाँ पे जीन प्रवेश कराया गया था, एम्पीसिलिन वाले में। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हैं ना बात को। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या किया गया था, पीएसटी एंजाइम के द्वारा इस जीन को काट दिया गया था, और वहाँ पे ये जीन हमारा जोड़ दिया गया। ठीक है, तो जब वहाँ पे जो जीन पहले था एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, उसको काट दिया गया, तो वो जीन नष्ट हो गया, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो वेक्टर है इस जिस कोशिका में रहेगा उसके पास एम्पीसिलिन के अगेंस्ट, ठीक है, क्षमता नहीं रहेगी लड़ने की, वह एम्पीसिलिन की उपस्थिति में जीवित नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जिसमें ये कोशिका, जिस कोशिका में ये आरडीएनए होगा वह क्या होती है, वहाँ की कॉलोनियाँ नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर 5 की कॉलोनी नष्ट हुई है और नंबर 3 की कॉलोनी क्या हो गई, नष्ट हो गई। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है जो कॉलोनी नष्ट हो रही है इसमें क्या गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है, ठीक है, जिसमें ये जीन है। अर्थात 5 वाले कॉलोनी में और तीसरे वाले कॉलोनी में, ठीक है, क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला क्या है, वेक्टर है, ठीक है। तो अब हमें यहां से यह पता चल गया कि 5 वाले में रिकॉम्बिनेंट सॉरी ध्यान से देखिए, अब जो नष्ट हो गया इसका मतलब वही कोशिका में क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है। तो हमें यह पता चल गया कि 5 और तीसरे नंबर की जो कॉलोनी है उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि क्या हो गया, 5 और नंबर 3 की कॉलोनी की जो कोशिकाएं हैं वह तो नष्ट हो गई, लेकिन हमको वही कोशिकाएं चाहिए। तो हम वो कोशिकाएं लेते कहाँ से हैं, प्राप्त कहाँ से करते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा प्लेट है ये पहले नंबर की प्लेट है ना, इसीलिए 2 कॉपी बनाई जाती है। तो पहले नंबर की प्लेट से यहाँ से 3 नंबर की कॉलोनी और 5 नंबर की कॉलोनी से, ठीक है, समूह से जीवाणुओं को निकाल लिया जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब फिर इन जीवाणुओं को क्या करेंगे, हम उनका कल्चर करेंगे और संवर्धन करेंगे, जिससे क्या करेंगे, फिर हम औद्योगिक उत्पाद को प्राप्त करते हैं। इस जीन का जो प्रोडक्ट है वह क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है फ्रेंड, समझ में आया ना। देखिए बहुत ही आसान है कॉन्सेप्ट। जहाँ पे क्या होगा, एम्पिसिलिन का जीन प्रेजेंट होगा, वहाँ पे एम्पिसिलिन डालने पे क्या होगा, वो जीवाणु नहीं मृत होगा, वह जीवित रहेगा। जहाँ पे एम्पिसिलिन का जीन क्या होता है, नहीं रहता है, वो जीवाणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी आधार पे हम क्या करते हैं, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली कॉलोनी है उसका चयन करते हैं, ठीक है। 2 कॉपी इसीलिए बनाते हैं क्योंकि अगर हम इस पे जब एम्पिसिलिन डालेंगे तो यहाँ पे जीवाणु नष्ट हो जाएगा, और वही हमको चाहिए। तो जो पहले से कॉपी हम बना करके रखे हैं, जहाँ पे जीवाणु अभी वृद्धि कर रहे हैं, यहाँ से नए जीवाणुओं को निकाल लिया जाता है, ठीक है। बाकी हमें इनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें कैसा वेक्टर क्या है, सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में है ना। तो ये जीवित इसलिए रहते हैं क्योंकि इनका जीन फिर से क्या होता है, बन जाता है। जब यहाँ पे काटा गया तो सेल्फ लाइगेट हो गया, फिर से जुड़ गया, तो इनका जीन पुनः एम्पिसिलिन वाला बन गया था, ठीक है। ये कॉलोनी जो है, इसलिए वो जीवाणु क्या करते हैं, जीवित रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, रूपांतरित कोशिका का चयन किया जाता है, ठीक है। और 5वां स्टेप हो जाता है क्या करना, जो रूपांतरित कोशिका है उससे औद्योगिक उत्पाद को प्राप्त करना, ठीक है। तो 5वें स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी रूपांतरित कोशिका है उसका क्या करेंगे, संवर्धन करेंगे। रूपांतरित कोशिका का संवर्धन, संवर्धन का मतलब कल्चर करेंगे और उससे उत्पादों को प्राप्त करेंगे। हमें यहाँ पे रूपांतरित कोशिका मिल गई है, कहाँ पे, तीसरे और 5वें नंबर की कॉलोनी से। अब इसको हम ले जा करके क्या करेंगे, इसका संवर्धन करेंगे, इसकी वृद्धि कराएंगे और वहाँ से उत्पाद को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है बायोरिएक्टर है। बायोरिएक्टर में ही क्या किया जाता है, जीवाणुओं का संवर्धन किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको रफ किया जाए। ये आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया फ्रेंड्स। चलिए, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर, ठीक है, बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर में हम क्या करते हैं, जो भी रूपांतरित कोशिका है या जो सूक्ष्म जीव है उनका क्या करते हैं, संवर्धन करते हैं और औद्योगिक स्तर पे उनसे उत्पादों को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बायोरिएक्टर होते क्या हैं, ठीक है।
देखिए बायोरिएक्टर बहुत ही बड़े बड़े कंटेनर होते हैं या बर्तन होते हैं या वेसल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं ये लगभग, ठीक है, वैसे तो इनका आकार अलग अलग हो सकता है। तो 500 से मुख्यतः क्या होता है कि 1000 लीटर के, कितने, इतने बड़े 500 से 1000 लीटर के, ठीक है, कंटेनर होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं वेसल्स होते हैं या बर्तन होते हैं, ठीक है ना। इस कंटेनर में क्या किया जाता है, जीवाणुओं का, ठीक है, जो भी रूपांतरित कोशिका है या जीवाणु है उनका संवर्धन किया जाएगा। क्या किया जाता है, जीवाणुओं का संवर्धन किया जाता है, संवर्धन किया जाता है, ठीक है। और क्यों संवर्धन करते हैं, क्योंकि हमें औद्योगिक स्तर पे उत्पाद प्राप्त करना होता है, जैसे कोई प्रोटीन है या कोई इंसुलिन हार्मोन्स है ह्यूमन का, तो हम क्या करते हैं जीवाणुओं का कल्चर करेंगे, वहाँ से क्या करेंगे उत्पाद को प्राप्त करेंगे। देखिए अब ये जो बायोरिएक्टर हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसमें से मैं एक बायोरिएक्टर का डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। थोड़ा सा और नीचे ड्रा करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस कंटेनर में ब्लेड लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, ब्लेड लगे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आप ब्लेड को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसके अंदर भरा गया रहता है, ये कंटेनर है, बायोरिएक्टर है, ठीक है, इसके अंदर होता है पोषक माध्यम, संवर्धन माध्यम होता है, क्या होता है, संवर्धन माध्यम भरा होता है, संवर्धन माध्यम, कल्चर मीडियम जिसको कहते हैं, क्या होता है, कल्चर मीडियम भरा गया रहता है। और इस बायोरिएक्टर का, ठीक है, टेम्परेचर और पीएच कंट्रोल करने के लिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस को क्या कर सकते हैं, ऐड किया जाता है। तो एसिड या बेस ऐड किया जाता है, ठीक है, और यहाँ से ऐड किया जाता है, ठीक है, वाटर या प्लस जो भी, ठीक है, कल्चर मीडियम है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन के लिए यहाँ से स्ट्रीम का भी क्या कर सकते हैं, इनलेट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर इसके लगा होता है एक मोटर, क्या लगी होती है, एक मोटर लगी होती है, ठीक है, यहाँ पे होती है एक मोटर, ये है एक मोटर है, ठीक है, और मोटर के ऊपर इसका मीटर स्केल लगा होगा, ठीक है, ये होती है मोटर। इस मोटर से क्या होता है, इसमें जो ब्लेड है वो ब्लेड क्या करते हैं, ऐसे घूमते हैं, ब्लेड क्या होते हैं, घूमते हैं, ठीक है, ये मोटर है। और यहाँ से एक इनलेट होता है ऑक्सीजन, ठीक है, O2 इंटर कराने के लिए, यहाँ पे ऑक्सीजन इंटर करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एक इनलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से वाष्प या क्या ऐड किया जाता है, संवर्धन माध्यम ऐड किया जाता है, ठीक है, जिसमें क्या हो सकता है, विटामिन हो सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा ग्लूकोज वगैरह, ठीक है, जो भी चीज़ें आवश्यक है यहाँ पे लगी रहती हैं। और इस जो बायोरिएक्टर है, बायोरिएक्टर से जुड़ा होता है
थर्मामीटर जो क्या करता है, टेम्परेचर को भी बताता रहता है। तो बायोरिएक्टर से एसिड बेस डिटेक्टर और थर्मामीटर जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, वो सभी क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, जो इसके टेम्परेचर को बताते हैं। ठीक है, देखिए मुख्य रूप से जो बायोरिएक्टर्स होते हैं वो विडोलित होते हैं। कैसे होते हैं, विडोलित। विडोलित का मतलब होता है एजिटेटिंग, या ऐसे रिएक्टर्स होते हैं जिसमें हमेशा ब्लेड क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। ब्लेड क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो विडोलित टाइप के क्या होते हैं, मुख्य रूप से बायोरिएक्टर होते हैं। इसमें देखिए ये जो ब्लेड लगे हैं ये क्या करते हैं, ये संवर्धन माध्यम को हमेशा क्या करते हैं, मिक्स करते रहते हैं या हिलाते रहते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर ये जो ब्लेड है ये क्या काम करता है, ये फोम को तोड़ने वाला, ठीक है, या फेन को तोड़ने वाला क्या है, ब्लेड होता है। फोम को तोड़ने वाला ब्लेड, तोड़ने वाला ब्लेड। ठीक है, देखिए ये संवर्धन माध्यम के ऊपर रहता है। ये जो ब्लेड है वो क्या होता है, संवर्धन माध्यम के ऊपर रहता है। तो यह क्या करता है, जो भी फोम बनता है इसमें, ठीक है, झाग जो बनता है, उस झाग को यह ब्रेक करने का काम करता है, ये जो ऊपर ब्लेड लगा रहता है। ठीक है, और जीवाणुओं को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ से क्या किया जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। संवर्धन माध्यम में उचित क्या किया जाता है, तापमान, ठीक है, पोषक पदार्थ, पीएच, और क्या किया जाता है विटामिन क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं और नियंत्रित किए जाते हैं, जिससे जीवाणुओं की वृद्धि क्या हो, बहुत ही अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, क्या किया जाएगा, यहाँ से अगर इसमें एसिड की मात्रा बढ़ गई है तो बेस डाला जाएगा, और बेस की मात्रा बढ़ गई है तो एसिड डाला जाएगा, जिससे माध्यम को क्या किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा, जिससे उसके एसिडिटी या बेसिसिटी को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से वाष्प या स्ट्रीम प्रोवाइड किया जाएगा, और संवर्धन माध्यम में विटामिन वगैरह भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से जो बायोरिएक्टर होता है, विडोलित रिएक्टर्स होते हैं, या विडोलन हॉज रिएक्टर इसको कहा जाता है। ठीक है, बायोरिएक्टर में क्या किया जाएगा, जो रूपांतरित कोशिका है या जीवाणु है उसका संवर्धन किया जाएगा, और फिर क्या किया जाएगा, यहाँ से हमें वह उत्पाद या प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है जो हमें प्राप्त करना था। ठीक है, समय समय पे क्या किया जाता है, बायोरिएक्टर के माध्यम को बदला जाता रहता है, जिससे जीवाणुओं का वृद्धि क्या होती है, हमेशा तीव्र गति से होती रहती है। अगर इसका माध्यम नहीं बदलेंगे तो क्या होगा, जीवाणुओं की वृद्धि क्या होगी, एक समय के बाद रुक जाएगी और उत्पाद प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो बायोरिएक्टर से जब हमें उत्पाद प्राप्त हो जाता है या प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है, क्या मिल गया, उत्पाद या प्रोडक्ट। तो अब ये उत्पाद देखिए अलग अलग तरह के हो सकते हैं, हो सकता है कोई प्रोटीन हो, या हो सकता है कोई एंजाइम हो, या हो सकता है कोई हार्मोन हो, ठीक है, या हो सकता है कोई औषधि हो, ठीक है, कुछ भी हो। तो फिर इसके बाद इनका क्या किया जाएगा, अनुप्रवाह संसाधन किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अभी प्योर फॉर्म में नहीं है, तो ये माध्यम में उपस्थित है, तो इसके बाद इनका क्या किया जाता है, अनुप्रवाह संसाधन क्या किया जाएगा, अनुप्रवाह संसाधन किया जाएगा, जिसमें क्या किया जाएगा, जो भी उत्पाद है उसकी, ठीक है, क्वालिटी को चेक किया जाएगा, उसकी क्वांटिटी को चेक किया जाएगा। ठीक है, और वह अगर दवा है तो उसका क्लिनिकल टेस्ट किया जाएगा कि वह कितनी प्रभावी दवा है, ठीक है, या हार्मोन्स है या प्रोटीन है, तो उसके प्रभाव को चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद फिर क्या किया जाएगा, मार्केट में सेल किया जाएगा या बेचा जाएगा। ठीक है, तो उत्पाद को यहाँ पे बायोरिएक्टर से प्राप्त करने के बाद क्या किया जाता है, उनका अनुप्रवाह संसाधन किया जाता है, उनका क्लियरिफिकेशन किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है, और उनका टेस्ट किया जाता है। इसके बाद जो भी उत्पाद हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, फिर मार्केट में पैक करके, ठीक है, कैप्सूल, टैबलेट या जो भी कंडीशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं उसके अनुसार क्या किया जाएगा, उनको बेचा जाता है या सेल किया जाता है। तो ये सारी पूरी प्रक्रिया थी, ठीक है, किसकी, जैव
प्रौद्योगिकी की या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की पूरी प्रक्रिया थी, जिसमें हम क्या करते हैं, जीन निकालते हैं, जीन निकालने के बाद वेक्टर से जोड़ते हैं, फिर वेक्टर को किसमें, पोषक कोशिका में प्रवेश कराते हैं, फिर पोषक कोशिका को क्या करते हैं, चुनते हैं, चुनने के बाद फिर क्या करते हैं, उस पोषक कोशिका को क्या करना है, संरक्षित बनाए रखना है या उनका संवर्धन किया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, फिर उत्पाद को प्राप्त करते हैं। ठीक है, और उत्पाद को प्राप्त करने के बाद उनका क्लेरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन और टेस्ट, ठीक है, करने के बाद फिर उत्पाद को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है या बेच दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही, और इस लेक्चर में क्या होता है, आपका ये जो चैप्टर है वो चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के क्या उपयोग हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने केवल एक ही मुख्य रूप से उपयोग, उत्पाद प्राप्त करने की बात की। तो नेक्स्ट, ठीक है, चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, किस प्रकार से हम जैव प्रौद्योगिकी का मानव कल्याण के लिए उपयोग करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।